everyone, welcome to Multi Education Corner. Student, in this video also we will continue our topic manufacturing industries, and today we are going to start a new topic mineral based industries, and in this lecture we will discuss one by one all mineral based industries. So let's start the topic. Yes स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था जो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमने टू कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया था, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। अब हम सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका जो रॉ मटेरियल डिपेंड ऑन मिनरल आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी रॉ मटेरियल के लिए जो इंडस्ट्रीज़ मिनरल्स पर बेस्ड होती हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट इंडस्ट्री है हमारी स्टूडेंट, वो है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। आप सभी को मालूम है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए हमारे पास जो चीज़ होना चाहिए वो होना चाहिए आयरन एंड स्टील। क्यों? क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की जो टूल्स हैं, जो मशीन हैं, वो सारी की सारी किससे बनी होती हैं? आयरन से बनी होती हैं। इसीलिए हम इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। सिंस ऑल अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, अपनी मशीनरी के लिए सारी की सारी इंडस्ट्री डिपेंड होती हैं आयरन एंड स्टील पर, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब अगर रॉ मटेरियल की बात करें हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो इसमें आयरन ओर, कॉकिंग कोल एंड लाइम स्टोन, इसके अलावा इसकी जो प्रपोर्शन अगर हम देखें तो 4:2:1 इस रेशियो में ये रॉ मटेरियल रहता है। कौन कौन सी चीज़ें? 4 में आयरन ओर, कोकिंग कोल जो है वो 2 और लाइम स्टोन जो है वो 1। ठीक है, इसके लिए किसके लिए रॉ मटेरियल? ये आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करती हैं ये तीनों चीज़ें, आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइम स्टोन। इनका रेशियो 4:2:1 रहता है। अच्छा, इन 1950s इंडिया एंड चाइना प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के दशक में अगर हम देखें तो इंडिया और चाइना दोनों ही सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में चाइना जो है वो कंज्यूमर भी है और क्या है? प्रोड्यूसर भी है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ वर्ल्ड की स्पेलिंग स्टूडेंट देख लीजिएगा। तो चाइना कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पर है, स्टील के प्रोडक्शन में भी और स्टील के कंजप्शन में भी। फेमस रीजन की अगर हम बात करें आयरन एंड स्टील के लिए, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारी कंट्री में फेमस रीजन है जहां पर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज हैं। तो स्टूडेंट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली बात तो आप यही लिखेंगे कि ये बेसिक इंडस्ट्री है। क्यों है बेसिक इंडस्ट्री? बिकॉज ऑल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। अपनी मशीनरी के लिए सारी इंडस्ट्रीज इसी पर ही डिपेंड हैं। रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है उसमें एक तो आयरन ओर होता है, एक कोकिंग कोल होता है और तीसरी चीज़ लाइम स्टोन होती है। रेशियो अगर पूछ ले तो 4:2:1 रहता है। इसके अलावा 1950 में ये भी लिखेंगे इंडिया एंड चाइना जो थे वो सेम क्वांटिटी में स्टील का प्रोडक्शन करते थे, बट आज की डेट में चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पूरे वर्ल्ड में और कंज्यूमर भी है स्टील का पूरे वर्ल्ड में। हमारी कंट्री में फेमस रीजन की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। इतने पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। 5 मार्क्स में भी आप इतने लिख सकते हैं और 3 मार्क्स में 3 पॉइंट इनमें से कोई से भी लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है वो है स्टूडेंट हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट
मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया की मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर, आप सभी को मालूम है ये गुड कंडक्टर होता है लाइट का, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। अगर इस एल्यूमिनियम को किसी दूसरी मेटल्स के साथ मिक्स करा जाए और कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये हमारी लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट मेटल है एल्यूमिनियम, और ये गुड कंडक्टर भी है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में इंडिया के लिए। यूज़ की अगर बात करें स्टूडेंट हम एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, वायर्स एंड यूटेंसिल्स। एयरक्राफ्ट बनाने, क्योंकि एक हल्की धातु है, मैंने बताया लाइट वेट मेटल है ये, और लाइट वेट होने की वजह साथ साथ ये गुड कंडक्टर भी है इलेक्ट्रिसिटी का, तो गुड कंडक्टर होने की वजह से इससे वायर्स बनाए जाते हैं, और लाइट वेट होने की वजह से इससे एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं और यूटेंसिल बनाए जाते हैं। यूटेंसिल यानी कि बर्तन बनाए जाते हैं। फेमस रीजन की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इसके फेमस रीजन हैं, किसके? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है, थर्ड वन, वो है हमारी केमिकल इंडस्ट्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है इंडिया में, क्योंकि आप सभी को मालूम है केमिकल्स का यूज़ आज की डेट में हर चीज़ में किया जा रहा है, इसीलिए ये फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। प्रोडक्ट क्या क्या? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रोडक्ट है, और इसका यूज़ किस किस चीज़ में किया जाता है? यूज़ टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, यानी आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं अपनी खेती में, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में और पेंट बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें और सोडा ऐश की अगर हम बात करें तो यूज़ टू मेक ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट और पेपर बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ये सारी के सारे प्रोडक्ट हैं केमिकल इंडस्ट्री के। कंट्रीब्यूट अगर हम देखें इसका कंट्रीब्यूशन टोटल जीडीपी में इंडिया की, तो 3% है इसका खुद का अकेले का। तो स्टूडेंट केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रोइंग, अगर क्वेश्चन बन जाए 1 मार्क्स में विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, तो आप आंसर दे देंगे केमिकल इंडस्ट्री। टोटल परसेंटेज पूछ ले या कंट्रीब्यूशन पूछ ले जीडीपी में केवल केमिकल इंडस्ट्री का, तो 3% बताएंगे, और इसके प्रोडक्शन में अगर पूछ ले तो आप कह देंगे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ सिंथेटिक फाइबर्स में, प्लास्टिक में, पेंट में, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है, और नाइट्रिक एसिड का यूज़ जो है वो ग्लास, सोप और डिटर्जेंट और पेपर बनाने में होता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आप सभी को मालूम है, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है, ग्रोथ ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके बाद से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। मेनली कौन कौन से? मेनली यूरिया, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा यूरिया का, जो खेतों में डाला जाता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 मार्क में। क्या इसके लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है? पोटाश की, और पोटाश टोटली इम्पोर्टेड गुड्स है हमारे लिए, टोटली इम्पोर्टेड, यानी कि हमारी इंडिया में कहीं पर भी वो किसी भी एरिया में पोटाश जो है वो अवेलेबल नहीं है, टोटली इसको इंपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री में, और उसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्या यूज़ होता है? पोटाश। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि पोटाश एक्सपोर्टेड है या इम्पोर्टेड है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टोटली इम्पोर्टेड मटेरियल है। और अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स में इंडिया 3rd पोजीशन पर है पूरे वर्ल्ड में। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से स्टूडेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली कौन सा? यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड अमोनियम फॉस्फेट। रॉ मटेरियल पोटाश वाला क्वेश्चन याद रखेंगे, टोटली इंपोर्टेड गुड्स है ये, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का।
ग्रोथ कब से इसकी ज़्यादा हुई है? आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से इसकी ग्रोथ ज़्यादा हुई है, क्योंकि कम लैंड पर बहुत अधिक पैदावार करना या ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है, क्योंकि कम लैंड पर लोग आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमने 4 इंडस्ट्री अभी तक डिस्कस कर ली हैं। एक आयरन एंड स्टील जो कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। सेकंड वन हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। थर्ड वन हमने केमिकल इंडस्ट्री और फोर्थ वन हमने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में ही स्टूडेंट नेक्स्ट वन है हमारा सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट सभी को मालूम है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ये ध्यान रखिएगा, सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमाइन, ये इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है। और सीमेंट का यूज़ किस में करते हैं? यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। सभी को मालूम है कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन फर्स्ट सीमेंट प्लांट याद रखेगा 1904 में चेन्नई में बना था पहला सीमेंट प्लांट। आज की डेट में इंडिया में ऑल ओवर इंडिया बहुत जगह पर सीमेंट के प्लांट हैं और इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ किया जाता है। इसके लिए रॉ मटेरियल आप अच्छे से याद रखेंगे, एमसीक्यूज में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। सिलिका, लाइमस्टोन और एल्यूमाइन जो है वो रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोले तो जिनमें मैन्युफैक्चरिंग किया जाता हो कार्स का, बसेस का, ट्रक्स या ऑटो जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंडिया हैज़ 30+ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि इंडिया में कितने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो आप बता देंगे 30+, यानी 30 से भी ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। जो कहाँ कहाँ ज़्यादातर प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट इन दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे और एक्सेट्रा और भी कई जगह पर हैं, लेकिन ये 3 जगहें जो हैं वो फेमस हैं। लास्ट हमारी जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी न्यूली डेवलप्ड इंडस्ट्री है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट क्या क्या होता है तो आप सभी को मालूम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप और आज की डेट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इसके हैं, टेलीविज़न, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। ग्रोथ विद द राइज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, तब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरिया, रीजन देखें तो बेंगलोर को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर मोस्टली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज़ हैं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स एम्प्लॉयड हैं, यहाँ काम करते हैं, और इसीलिए बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी 7 टोटल मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो कि हमने क्लासिफिकेशन किया था कौन सी इंडस्ट्रीज़ का, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल में हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के रूप में और मिनरल बेस्ड में डिवाइड किया था। एग्रो बेस्ड में हमने 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़ी, जिसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल और थर्ड वन हमने शुगर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। मिनरल बेस्ड में हमने टोटल 7 इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है 1 बाय 1। आई होप आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हैं वो सब हमने इसमें डिस्कस किए हैं। आपके 3 मार्क्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन इसी में से तैयार हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए यूज़फुल हैं उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्होंने पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है। इंडिया में क्या, दूसरी कंट्रीज़ में क्या, वर्ल्ड लेवल पर हम देख सकते हैं इनका इफेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। If you like this video, then share it and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.